नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 10th की हिंदी। क्लास 10th की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपनी कृतिका पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का चैप्टर साना साना हाथ जोड़ी। तो ये जो चैप्टर है ये मधु कांकड़िया जी ने लिखा है और हम अपने लास्ट 2 सेशंस से इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, 2-3 सेशंस से। और काफी सारी बातें इस पाठ के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि किस तरह से मधु कांकड़िया जी ने अपनी यात्रा की शुरुआत की। अपनी क्योंकि उन्होंने इस पूरे चैप्टर को एक यात्रा वृतांत के रूप में लिखा है। यात्रा वृतांत क्या होता है, ये शुरुआत से अब तक मैं आपको काफी बार यहाँ पर बता चुकी हूँ कि जब हम किसी यात्रा पर जाते हैं, किसी जगह पर हम जाते हैं और फिर वहां से हम काफी सारी यादें, जो चीजें लेकर आते हैं, उन सभी बातों को हम लिखते हैं अपनी कॉपी में, तो वो एक यात्रा वृतांत है। यानी कि क्या क्या उन्होंने देखा, क्या क्या उन्होंने काम किया, क्या क्या चीजें रास्ते में हुई, वो सारी चीजें यात्रा वृतांत के रूप में लिखी जाती है। तो देखिए, साना साना हाथ जोड़ी मधु कांकड़िया जी की जो यात्रा है, किस तरह से सिक्किम से गैंगटोक और सिक्किम की राजधानी गैंगटोक और गैंगटोक से युमथांग तक की जो पूरी यात्रा है उसका वर्णन उन्होंने यहाँ पर किया है। और काफी सारी बातें हमने यहाँ पर पढ़ी और लास्ट सेशन में भी मैंने आपको काफी जरूरी बातें जो यहाँ पर लेखिका ने बताई थी, हिमालय के बारे में, हिमालय के संदेश के बारे में, कंचनजंगा के बारे में, गैंगटॉक के बारे में, और साथ ही यहाँ पर युमथांग के बारे में भी लेखिका ने बताया था। युमथांग का जो टेम्परेचर है, युमथांग की जो ऊंचाई है, और युमथांग को एक तरह से लास्ट इसको 0 पॉइंट के बारे में भी यहाँ पर बताया था कि इससे आगे युमथांग का जो 0 पॉइंट था कि इससे आगे कोई भी जगह, कोई भी एक तरह से स्थान नहीं है, या एक तरह से वहां पर गाड़ियां आगे नहीं जाती, रोड वहां पर समाप्त हो जाती है। उसके बाद कटाव के बारे में बताया था, कटाव जगह के बारे में। और उसके बाद लेखिका की अनुभूति, इन सब विषयों पर लेखिका की जो अनुभूति थी उस पर हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। और अब हम आए थे अपने उस महत्वपूर्ण पॉइंट पर जो लास्ट में लेखिका यहाँ पर बता रही थी। क्या बता रही थी? प्रकृति के साथ खिलवाड़ की बात यहाँ पर लेखिका बता रही थी कि किस तरह से आज की जो भौतिकवादी पीढ़ी है, आज के जो लोग हैं, पर्यटन के नाम पर जब वो पहाड़ों पर जाते हैं, जब वो एक तरह से प्रकृति से मिलने जाते हैं, प्रकृति के पास जाते हैं, तो क्या करते हैं? प्रकृति को निर्मम ढंग से उसका प्रयोग करते हैं। यानी कि बिल्कुल उसका मिस यूज करते हैं। वो जो भी चीजें खाते हैं, जो भी चीजें पीते हैं, जो भी सामान यूज करते हैं, प्लास्टिक, पन्नियां, वो सब चीजें वहीं पर बिखेर कर, वहीं पर छोड़कर आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या लेखिका ने बताया है, देखिए कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं इस विषय पर। तो क्या वो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं? आज की भौतिकवादी पीढ़ी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रकृति का निर्मम ढंग से प्रयोग करती है, प्रकृति का निर्मम ढंग से प्रयोग कर रही है। और मनुष्य को जो प्रकृति होती है वो बहुत कुछ देती है, मनुष्य को प्रकृति बहुत कुछ देती है और बदले में कुछ नहीं मांगती। जो प्रकृति है वो मनुष्य को हमेशा चीजें देती है, बल्कि मनुष्य से कुछ भी नहीं बदले में मांगती। वृक्षों की अंधाधुंध कटाई, नदियों के जल का दुरुपयोग, कृषि योग्य भूमि पर बड़े बड़े औद्योगिक संस्थानों के निर्माण ने प्रकृति का संतुलन बिगाड़ दिया है। प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए उचित तथा कठोर नियम बनाने चाहिए। लेखिका यहाँ पर कहती हैं कि प्रकृति के इस संतुलन को बनाए रखने के लिए हमें उचित और कठोर नियम बनाने चाहिए, और उन नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए कठोर दंड, एक तरह से प्रावधान होना चाहिए, दंड का प्रावधान होना चाहिए। क्योंकि आपने देखा कि आज के टाइम में किस तरह से प्रकृति का दोहन किया जा रहा है, कैसे, जैसे मैंने आपको बताया था, सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होती है
सबसे पहले शुरुआत होती है सॉइल पॉल्यूशन, जो हम क्या करते हैं मिट्टी में अलग अलग तरह की खाद डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक तरह से वाटर पॉल्यूशन किस तरह से हो रहा है, पानी में अलग अलग तरह के केमिकल्स मिक्स किए जा रहे हैं, पानी को एक तरह से गंदा किया जा रहा है। और एयर पॉल्यूशन तो आप देख ही रहे हैं कि आज के टाइम में कितना ज्यादा हो रहा है। और जो भी जैसे पहाड़ों की तरफ लोग जाते हैं, पर्यटक जाते हैं, पहले के जो पहाड़ हुआ करते थे, पहले की जो प्राकृतिक छटा हुआ करती थी पहाड़ों की, वो काफी ज्यादा चेंज हो चुकी है। अब सबसे मेन बात तो यह है कि अब जनसंख्या की वृद्धि के कारण जनसंख्या काफी ज्यादा बढ़ गई है, संसाधनों की कमी हो गई है। तो क्या होता है कि मकान बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, स्कूल खोलने के लिए, रेस्टोरेंट्स खोलने के लिए जितने भी कृषि योग्य भूमि है उसका उपयोग कर दिया जाता है, उस पर बिल्डिंगें बनाई जाती हैं, औद्योगिक संस्थान बना दिए जाते हैं। और एक तरह से पूरे के पूरे जो पूरी की पूरी कंपनियां जो है वहां पर बसा दी जाती हैं, और उनसे देखिए कितने सारे तरह के पॉल्यूशन होते हैं। उससे एयर पॉल्यूशन होता है, उससे वाटर पॉल्यूशन होता है, उससे नॉइज पॉल्यूशन होता है। ये सारे बहुत ज्यादा प्रकृति को इफेक्ट डालते हैं, बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं प्रकृति को। तो यहाँ पर लेखिका कहती है कि प्रकृति का संतुलन बनाने के लिए उचित और कठोर नियम बनाने चाहिए, यानी कि हमें कठोर से कठोर नियम बनाने चाहिए, और जो इन नियमों का उल्लंघन करते हैं उन लोगों पर कार्यवाही करनी चाहिए, उनके लिए कठोर दंड का प्रावधान होना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर बहुत सारी चीजें बताई है लेखिका ने आगे अपने टॉपिक में। और यहाँ पर देखिए बताया है प्रदूषण का स्रोन पर असर, स्नोफॉल पर असर, किस तरह से प्रदूषण का स्नोफॉल पर असर हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर काफी सारी चीजें बताई है लेखिका ने इस बारे में। लायुंग में जब लायुंग लेखिका पहुंचती है, यहाँ पर अब रात का समय है और लेखिका लायुंग में ठहरी हुई है। हमने लास्ट सेशन में जो पढ़ा था कि लेखिका अब अपना शाम का जो रात का समय है उसको उसमें, क्योंकि पहाड़ों पर रात को गाड़ियां नहीं चलती हैं और रात लेखिका लायुंग पर बिता रही है। और इस समय पर लेखिका 14,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फ ना मिलने पर उन्हें आश्चर्य होता है, क्योंकि वो कह रही है कि इस समय पर वो 14,000 फीट की ऊंचाई पर हैं, जहां पर बर्फ का नामो निशान नहीं है। तो इसका कारण, इसका रीजन वहां के स्थानीय लोग उन्हें बताते हैं कि बढ़ता प्रदूषण है। जो प्रदूषण दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, स्नो जो है पिघलती जा रही है, ग्रीन हाउस गैसें जो है बहुत ज्यादा बढ़ रही है हमारी धरती पर, और हमारी धरती का टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिससे बर्फ जो है पिघलते ही, गिरते ही कुछ दिनों बाद पिघल जाती है। और इस तरह से क्या हो रहा है, आपने देखा होगा कि कई बार पहाड़ों पर कैसे जो हिमखंड होते हैं, हिमशिखर होते हैं, वो पूरे के पूरे पिघल कर नीचे गिर जाते हैं, और किस तरह की तबाही हमारे पहाड़ों पर मचती है। तो यहाँ पर कुछ चीजें बताई है लेखिका ने, जैसे प्रदूषण के कारण प्रकृति का संतुलन बिगड़ा है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण ने मिलकर मनुष्य और प्रकृति को विकलांग बना दिया है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण ने मिलकर जो प्रकृति है और मनुष्य है उसको विकलांग बना दिया है। प्रदूषण ने मानव के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर डाला है, बहुत बुरा प्रभाव डाला है। लेखिका के अनुसार कटाव में किसी दुकान का ना होना उसके लिए वरदान है। अब आगे जब लेखिका कटाव में जाती है तो वहां पर लेखिका कहती है वहां पर कोई दुकान नहीं है, और ये उसके लिए एक वरदान है। क्योंकि देखिए जहां पर दुकानें होंगी, आपने देखा होगा दुकानें जो होती हैं खास तौर पर जो हमारे जनरल स्टोर्स होते हैं उन पर आपने देखा होगा 90% चीजें प्लास्टिक के रैपर्स में होती हैं, चाहे वो बिस्किट हो, चाहे वो चिप्स हो, चाहे वो नमकीन हो, चाहे वो ऑयल हो, चाहे वो दूध हो, चाहे वो दही हो, या कोई भी चीज जो है वो प्लास्टिक के पैकेट्स में बंद होती है और लोग उसे यूज करते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स हो, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो, ये सारी चीजें भी प्लास्टिक की बॉटल्स में होती हैं। वाटर बॉटल, बिस्लरी आदि की जो बोतलें होती हैं ये सब प्लास्टिक की बॉटल्स में होती हैं। तो लोग क्या करते हैं, इनको यूज करते हैं और फिर वहीं कहीं आसपास फेंक देते हैं। तो इसी तरह से अगर वहां पर 10-12 दुकानें होती या 15-20 दुकानें होती
और वहां पर पर्यटक जाते तो काफी ज्यादा एक तरह से वहां पर पॉल्यूशन फैलता, लोग अलग अलग तरह की चीजें यूज करते और उसके बाद उसे वहां पर फेंक देते। तो लेखिका इसलिए कहती है कि कटाव में किसी दुकान का ना होना उसके लिए वरदान है, कटाव के लिए वरदान है। और इसी कारण, क्योंकि आज वहां पर कोई दुकान नहीं है, इसी कारण उसका जो वास्तविक रूप है वो वही बना हुआ है। कोई भी प्लास्टिक जो चीजों की गंदगी है, जो एक तरह से जो रिसाइकल नहीं किए जा सकते, ऐसी चीजों की जो गंदगी है वहां पर बिल्कुल नहीं है। उसका जो प्राकृतिक वातावरण है वो बिल्कुल अपने पुराने अंदाज में ही है। अब यहाँ पर लेखिका बताती है कि प्रदूषण ने स्नोफॉल में भी कमी आई है, प्रदूषण होने से स्नोफॉल में भी कमी आई है। प्राकृतिक सुंदरता बनाए रखने के लिए लोगों को प्रदूषण संबंधित जानकारी रखनी होगी, प्रदूषण संबंधित जागरूकता रखनी होगी। यानी कि लोगों को प्रकृति की सुंदरता को बनाए रखने के लिए, प्रकृति को बचाए रखने के लिए प्रदूषण से संबंधित जानकारियां बनाकर रखनी होगी, जानकारियां एक दूसरे को शेयर करनी होंगी, एक दूसरे तक फैलानी होंगी और नियमों का दृढ़ता से पालन करना होगा। जो भी प्रकृति से खिलवाड़ करने के लिए जो नियम बनाए जाते हैं कि प्रकृति से आप किस हद तक खिलवाड़ कर सकते हैं, आपको वृक्ष नहीं काटने हैं, आपको वहां पर कूड़ा नहीं फैलाना है, आपको गंदगी नहीं फैलानी है, आपको वनों में आग नहीं लगानी है, और इसके लिए बहुत सारे जो नियम है बनाए जाते हैं, तो उनका दृढ़ता से पालन करना चाहिए। तो इस तरह से देखिए काफी चीजें हमने यहाँ पर पढ़ ली। अब हम अपने यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और प्रकृति की जल संचय की व्यवस्था के बारे में जानते हैं। लेखिका किस तरह से बताती है, किस तरह से कहती है कि प्रकृति भी मनुष्यों के लिए जल संचय करती है, जल को संचित करती है, बचाती है। तो किस तरीके से बचाती है, अब हम अपने चैप्टर में आगे इसे कंटिन्यू करते हैं। तो हम चलते हैं अपनी पाठ्य पुस्तिका में और चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं, रीड करते हैं। तो चैप्टर को रीड करते हैं हम यहाँ पर। जैसे लेखिका ने बताया कि वो लायूं की जो सुबह थी, यानी कि वो अभी तक लायूं में है और रात्रि में उन्होंने बहुत अच्छे से लायूं के आसपास की जो जगह है वहां पे जो तिस्ता नदी है उसको उन्होंने देखा। और उसके बाद वो कहती हैं कि सुबह सुबह वो अकेले ही टहलने के लिए निकल गई थी और वो कहती है कि उन्हें उम्मीद थी कि वहां पर बर्फ मिलेगी, लेकिन अप्रैल के शुरुआती महीने में भी यहाँ पर बर्फ का एक कतरा भी नहीं था। और वो कहती हैं कि यद्यपि हम सी लेवल से यानी कि समुद्र तल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे, सी लेवल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे। तो देखिए अभी तक हमने यहाँ पर यही पढ़ा कि लेखिका कैसे बता रही है कि कैसे प्रकृति की जो हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं, प्रकृति की में पॉल्यूशन इतना ज्यादा फैला रहे हैं, तो उससे ये सारी चीजें हो रही है कि हम सी लेवल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे और मैं बर्फ देखने के लिए बेचैन थी। हम मैदानों से आए हुए लोगों के लिए बर्फ से ढके पहाड़ किसी जन्नत से कम नहीं होते। लेखिका कहती है कि मैं समुद्र तल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर थी और फिर भी यहाँ पर बर्फ का एक कतरा तक नहीं था। और लेखिका कहती है कि हम मैदान से आए हुए लोगों के लिए जो ये बर्फ होती है ये किसी जन्नत से कम नहीं होती। वहीं पर घूमते हुए एक सिक्किमी नवयुवक ने मुझे बताया कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल लगातार कम होती जा रही है। वहां पर लायूं में सुबह के समय जब लेखिका सैर पर गई थी तो वहां पर उन्हें एक सिक्किमी युवक मिला और उसी ने बताया, जब लेखिका ने उनसे पूछा होगा कि अभी यहाँ पर स्नोफॉल क्यों नहीं है, तो उन्होंने कहा कि पॉल्यूशन के कारण, प्रदूषण के कारण लगातार स्नोफॉल कम होता जा रहा है। अब लेखिका कहती है यद्यपि मैं कटाव चली जाऊं तो मुझे वहां शर्तिया बर्फ मिल जाएगी। यानी कि लेखिका कहती है कि अब मैं अगर कटाव पहुंच जाती हूँ, जैसे कि हमने यहाँ पर कटाव के बारे में जाना कि कटाव जो है एक तरह से सबसे लास्ट जो जगह है, तो लेखिका कहती है कि अगर मैं कटाव चली जाऊं और शायद ही मुझे वहां पर बर्फ मिल जाए। कटाव यानी कि भारत का स्विट्जरलैंड, जैसे कि मैंने आपको बताया कटाव को भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। कटाव जो कि अभी तक टूरिस्ट स्पॉट बनने के कारण
सुर्खियों में नहीं आया है, क्योंकि अभी तक कटाव जो है टूरिस्ट स्पॉट नहीं बना है, इसीलिए वो सुर्खियों में नहीं है और अपने प्राकृतिक स्वरूप में ही है। कटाव जो लायुंग से 500 फीट की ऊंचाई पर है, यानी कि कटाव जो है वो लायुंग से भी 500 फीट की ऊंचाई पर है और वहां पर अभी भी कोई भी प्रकृति के साथ किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं की गई है। वहां पर कोई दुकान नहीं है, वहां पर कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, तो इसीलिए वो अपने प्राकृतिक स्वरूप में है, यानी कि बिल्कुल जैसा था वैसा ही है। करीब 2 घंटे का सफर था ये। 500 जो मीटर की जो एक तरह से ऊंचाई है, ये 2 घंटे का सफर था। लेखिका कहती है वह नवयुवक मुझसे बतिया रहा था, यानी कि वो मुझसे बात कर रहा था। उसकी घरवाली अपनी छोटे से लकड़ी के घर के बाहर से उत्सुकता पूर्वक हमें देख रही थी, यानी कि जो नवयुवक था वो लगातार लेखिका से बातें कर रहा था और उसकी जो वाइफ थी लड़के की, उसकी वो अपनी छोटी सी बच्ची के साथ अपने लकड़ी के घर से लगातार उन्हें उत्सुकता पूर्वक एक्साइटेड होकर कि ये कौन है, क्या बातें कर रही है, इस तरह से देख रही थी। तभी गाय ने आकर बाहर थैले में रखा उसका महुआ गुड़ुक कर दिया। महुआ जो है वो खा लिया। मीठी झड़कियां देकर उसने गाय को भगा दिया। मीठी सी झड़कियां देकर, थोड़ा सा डांट डपट कर उसने गाय को भगा दिया। उम्मीद, आवेश और उत्तेजना के साथ अब हमारा सफर कटाव की ओर। लेखिका कहती है अब उनका सफर शुरू हुआ लायुंग से कटाव की ओर, जिसमें उम्मीद थी, जिसमें उत्तेजना थी, जिसमें एक आवेश था, जिसमें एक जोश था कि अब वो एक नई जगह पर जा रहे हैं नई चीजों को देखने के लिए। तो लेखिका कहती है कटाव का रास्ता खतरनाक था। कटाव का जो रास्ता था वो बेहद खतरनाक था। उस पर धुंध और बारिश साथ में थी। जितेन लगभग अंदाज से गाड़ी चला रहा था। जितेन लगभग अंदाज से गाड़ी चला रहा था, क्योंकि वो हमेशा से एक टूरिस्ट गाइड और ड्राइवर रहा था, तो उसको काफी नॉलेज इन रास्तों की हो गई थी, तो वो अब अंदाज से गाड़ियां चला रहा था। पहाड़, पेड़, आकाश, घाटियां, सब बादलों की परतें, सब कुछ बादलमय था। बादलों को चीरकर निकलती हमारी जीप खतरनाक रास्तों के एहसास ने हमें मौन कर दिया था। लेखिका कहती है कि बिल्कुल चारों तरफ बादल ही बादल थे। पहाड़ बादलों से ढके हुए थे, पेड़ बादलों से ढके हुए थे, आकाश बादलों से ढके हुए थे, घाटियां बादलों से ढकी हुई थी। और लेखिका कहती है इस तरह बादलों को चीरकर निकलती हुई हमारी जीप और इसमें इस खतरनाक रास्ते को देखते हुए हम सब बिल्कुल मौन थे और उस पर भी बारिश भी हो रही थी। एक छोटी सी चूक और सब खल्लास। सांस रोके हम धुंध और फिसलन भरे रास्तों पर संभल संभल कर आगे बढ़ती जीप को देख रहे थे। हमारी सांस लेने तक की आवाजों के सिवाय आसपास के जीवन का कोई पता नहीं था। लेखिका कहती है कि इतनी ज्यादा शांति थी कि हमारी सांस लेने तक की आवाजें आ रही थी और आसपास कोई जीवन नहीं था। यानी कि ऐसा रास्ता था कि आसपास कोई प्राणी, कोई पक्षी, कोई पशु नहीं दिखाई दे रहा था। तब लेखिका कहती है फिर अचानक उनकी नजर पड़ी बड़े बड़े अक्षरों में लिखी एक चेतावनी पर। इफ यू आर मैरिड, डाइवोर्स स्पीड। थोड़ी ही दूर आगे बढ़े, फिर एक बड़ी चेतावनी थी, दुर्घटना से देर भली। आपने अक्सर पहाड़ों पर ये चेतावनियां लिखी हुई देखी है कि कृपया गाड़ी धीरे चलाएं, आगे मोड़ है, कृपया ऊपर आने वाली गाड़ी को पहले जाने दें। इस तरह की काफी सारी चेतावनियां पहाड़ों पर जब आप गाड़ी चलाते हैं या पहाड़ों पर जब आप जाते हैं तो आपको देखने को मिलती है। सावधानी से मौत टली, और कई बार लिखा रहता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। करीब आधे रास्ते बाद धुंध छटी और साथ ही सृष्टि और हमारे बीच का सन्नाटा भी हटा। लेखिका कहती है कि करीब आधे घंटे तक ये सारी चीजें चलती रही और आधे घंटे के बाद जब वो धुंध छटी तो जो प्रकृति और हमारे बीच का जो सन्नाटा था वो समाप्त हुआ।
नार्गे अब उत्साहित होकर कहने लगा, जो जितेन नार्गे था वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर कहने लगा, कटाओ हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। मेरी सहेली मणि स्विट्जरलैंड घूम कर आई थी, उसने तुरंत प्रतिवाद किया, नहीं, स्विट्जरलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है और ना ही इतना सुंदर है। तो लेखिका की जो फ्रेंड थी मणि, वो स्विट्जरलैंड घूमकर आई थी, तो जितेन ने जैसे ही कहा कि कटाओ हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है, तो उसने तुरंत ही उत्तर दिया कि नहीं, स्विट्जरलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है और ना ही इतना सुंदर है। हम कटाओ के करीब आ रहे थे क्योंकि दूर से ही बर्फ से ढके पहाड़ हमें दिखने लगे। पास में जो पर्वत थे वे आधे हरे काले दिख रहे थे। लग रहा था जैसे किसी ने पहाड़ों पर पाउडर छिड़क दिया हो, कहीं पाउडर बची रह गई हो और वहीं कहीं वह धूप में बह गई हो। नार्गे ने उत्तेजित होकर कहा, देखिए, एकदम ताजा बर्फ है, लगता है रात में ही गिरी है यह बर्फ। थोड़ा और आगे बढ़ने पर हमें पूरी तरह से बर्फ से ढके हुए पहाड़ दिख रहे थे, साबुन के झाग की तरह सब ओर गिरी हुई बर्फ। मैं जीप की खिड़की से मुंडी निकाल निकाल कर दूर दूर तक देख रही थी, चांदी से चमकते उन पहाड़ों को। एकाएक जितेन ने पूछा, और अचानक जितेन ने पूछा, कैसा लग रहा है? तो लेखिका कहती है, मैंने जवाब दिया, राम रोछो। राम रोछो यानी कि बहुत अच्छा। वह उछल पड़ा, अरे वाह, नेपाली बोली कहाँ से सीखी? अपनी भाषा के गर्व से उसकी आंखें चमक गई, क्योंकि वो नेपाली था। और जब लेखिका ने उसको उसी की भाषा में जवाब दिया, राम रोछो, तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गया कि किसी ने उसकी भाषा को इतना सम्मान दिया, इतने रिस्पेक्ट की। अब उसका चेहरा इतराने लगा और तभी किसी चमत्कार की तरह हल्की हल्की बर्फ एकदम महीन महीन मोती की तरह गिर रही थी। अब देखिए, फिर से यहाँ पर जो गाना गाने लगा जितेन, ताम्रो माया सिंधे मलाई सताऊं छू, तिम्रो माया सिंधे मलाई सताऊं छू, तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। उसके मुंह से अचानक ये बर्फ को देखकर ये गीत आया और चारों ओर बिखरी सुंदरता और बर्फीली सुंदरता जितेन के मन पर भी थाप लगाने लगी। प्रेम की झील में तैरता हुआ वह भी झूम झूम कर गाने लगा, यानी कि बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट, बहुत ज्यादा खुशी उसके मन को भी हुई वो सुंदर सी बर्फ को देखकर, और उसने भी गाना गाना शुरू कर दिया। हम सभी सैलानी अब जीप से उतरकर बर्फ पर कूदने लगे थे। लेखिका कहती है कि अब हम सभी जीप से उतरे और बर्फ में कूदने लगे। यहाँ बर्फ सर्वाधिक थी, यानी कि यहाँ पर बहुत ज्यादा बर्फ थी, घुटनों तक बिल्कुल नरम नरम बर्फ थी। ऊपर आसमान और बर्फ से ढके पहाड़ एक हो रहे थे और ऐसा लग रहा था कि पहाड़ और बर्फ से ढके हुए जो पहाड़ हैं और आसमान है वो एक हो रहे हैं। कई सैलानी बर्फ पर लेटकर हर लम्हे की रंगत को कैमरे में कैद करने लगे। जो उनके साथ बाकी सैलानी थे वो बर्फ पर लेटकर इस एक एक लम्हे की रंगत को, इस एक एक लम्हे की खुशी को कैमरे में कैद करने लगे। तब लेखिका कहती है कि मेरे पांव भी झनझन करने लगे, पर मन वृंदावन हो रहा था। मन में बहुत ज्यादा खुशी, बहुत ज्यादा आनंद था। लेखिका कहती है कि भीतर जैसे देवता जाग गए थे। ख्वाहिश हुई कि मैं भी बर्फ पर लेटकर इस बर्फ की बर्फीली जन्नत को जी लूं। लेखिका कहती है, मेरे मन में भी ख्वाहिश हुई कि मैं भी इस बर्फ पर लेटकर इस बर्फीली जन्नत को जी लूं, पर मेरे पास बर्फ में पहनने के लिए वाले लंबे लंबे जूते नहीं थे। मैंने चाहा कि किराए पर ले लूं कटाओ, पर यूमथांग और झांगू लेक की टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। इस कारण यहाँ झांगू की तरह दुनिया भर की तो क्या एक भी दुकान नहीं थी। तो लेखिका कहती है कि उन्होंने सोचा था कि वो कटाओ या यूमथांग में जाकर वो बर्फ वाले जूते ले लेंगी, लेकिन वो कहती हैं कि कटाओ में एक भी दुकान नहीं थी।
अब लेखिका कहती हैं, दनादन फोटो खिंचवाने की बजाय मैं उस सारे परिदृश्य को अपने भीतर लगातार खींच रही थी और जिससे महानगर के डार्क रूम में फिर से देख सकूं, यानी कि डार्क रूम यानी कि जब मैं अपने कमरे में जाऊं, अपने लाइट्स ऑफ करूं तो सारी चीजें मेरे सामने हो, मैं अपने मन की आंखों से उसे फिर से देख सकूं, मैं अपने मन की आंखों से उसे फिर से अनुभव कर सकूं। तो लेखिका कहती है कि उस समय पर वो इस सारे परिदृश्य को, इस सारी सुंदरता को अपने अंदर समेट रही थी और वो कहती है कि संपूर्णता के उन क्षणों में मैं यह हिम शिखर मुझे अपने आध्यात्मिक अतीत से जोड़ रहे हैं। शायद ऐसी ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी। अब लेखिका को सारे आध्यात्म से भरी चीजें याद आ रही हैं। वो कहती हैं शायद ऐसी ही विभोर कर देने वाली जो दिव्यता है, इसी के बीच में हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे एक तरह से जो बड़े बड़े मुनि हैं, उन्होंने वेदों की रचना की होगी, जीवन सत्यों को खोजा होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनों का महामंत्र भी यहीं से पाया होगा। अंतिम संपूर्णता का प्रतीक वह सौंदर्य, ऐसा बड़े से बड़ा अपराधी भी इसे देख ले तो क्षण के लिए ही सही करुणा के अवतार का बुद्ध बन जाए। तो लेखिका कहती है कि इतनी सुंदरता है इस प्रकृति में, इतनी सुंदरता है इस क्षण में कि कोई बड़े से बड़ा अपराधी भी अगर इसको देख लेता है तो एक मिनट के लिए, एक क्षण के लिए उसके अंदर करुणा का अवतार हो जाता है, दया का अवतार हो जाता है। अब लेखिका कहती है, और तभी दिमाग में कौंधा कि मिल्टन ने ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा था कि शैतान भी उसे देखकर ठगा सा रह जाता है और दूसरों का अमंगल करने की वृत्ति भूल जाता है। तो लेखिका कहती है कि उस समय पर मेरे मन में, मेरे दिमाग में एक विचार कौंधा कि मिल्टन ने ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा था कि जो शैतान होता है वह भी उसको देखकर ठगा सा रह जाता है और जो वो दूसरों के अमंगल करने की वृत्ति उसके दिमाग में हर समय रहती है, वो उस वृत्ति को ही भूल जाता है उसकी सुंदरता को देखकर। तब लेखिका कहती है, मैंने मणि से पूछा, यानी कि जो उनकी सहेली है, उनकी मित्र है मणि, उनसे पूछा क्या उसने पढ़ी है मिल्टन की वह कविता। पर मणि उस समय किसी दूसरे ही सवाल से जूझ रही थी। लेखिका कहती है कि मणि भी उस समय पर किसी दूसरे ही सवाल से जूझ रही थी, यानी कि किसी दूसरी ही जो चीज है उनके मन में आ रही थी, वो सोच रही थी और वो कहने लगी, वो क्या कहने लगी, एकाएक दार्शनिकों की तरह कहने लगी, ये हिम शिखर जल स्तंभ है पूरे एशिया के। देखो प्रकृति भी किस नायाब ढंग से सारा इंतजाम करती है। देखिए जो मणि है उनके दिमाग में कुछ अलग ही चीज चल रही है। वो कहती है ये हिम शिखर जल स्तंभ है इस एशिया के, यानी कि कैसे प्रकृति ने हमारे लिए इंतजाम करके रखा हुआ है कि हमारे लिए कभी भी जल की कमी ना हो, कभी भी हमें पानी की कमी महसूस ना हो। सर्दियों की बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है और गर्मियों के लिए जब यह त्राही त्राही मचती है तो यही बर्फ शिलाएं पिघल कर जलधारा बनकर हमारे सूखे कंठों को तरावट पहुंचाती हैं। तो लेखिका कहती है कि सर्दियों के बर्फ के रूप में ये जल संग्रह किया जाता है और गर्मियों में जब हमारे सूखे कंठ बिल्कुल त्राही त्राही करते हैं पानी के लिए, उस समय पर ये पिघल कर जल धारा के रूप में हम सभी के सूखे कंठों को तरावट देती है, हम सभी के सूखे कंठों को जल देती है। तो इस तरह से बहुत ही सुंदर विचार उनके मन में चल रहा है और वो कहती हैं कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की, कितनी सुंदर व्यवस्था है कि प्रकृति भी हमारे लिए सोचती है, प्रकृति ने हमारे लिए कितने सुंदर तरीके से जल संचय करके रखा हुआ है। अब यहाँ पर लेखिका कहती है कि मणि ने अभिभूत होकर माथा लवाया, यानी कि बिल्कुल इस तरह से क्योंकि इस
पूरी जो रचना है उसको अपना नमस्कार किया, अपना प्रणाम किया। लेखिका कहती हैं, जाने कितना ऋण है हम पर इन नदियों का, इन हिम शिखरों का, संसार कितना सुंदर है। जाने कितना ऋण है इस प्रकृति का हम पर, इन पेड़ों का, इन नदियों का, इन हिम शिखरों का, ये संसार कितना सुंदर है। स्वप्न जगाते उन लम्हों में मैंने सोचा, अब लेखिका कहती है कि स्वप्न जगाते, ऐसा लग रहा था कि कोई स्वप्न देख रहे हैं, और स्वप्न जगाते उन लम्हों में मैंने सोचा, तब उदासी की एक नई झीनी सी परत मुझ पर छा गई। उड़ते बादलों की तरह पत्थर तोड़ती उन पहाड़ों का ख्याल भी आ गया, और आत्मा की अनंत परतों को छिलता हुआ हमारा यह सफर थोड़ा और आगे बढ़ा कि तभी इक्की दुक्की फौजी छावनियां वहां पर दिखी। लेखिका कहती है कि अब हम यहाँ पर पूरी मौज मस्ती करने के बाद, पूरे आनंद लेने के बाद, पूरे मजे लेने के बाद फिर से हम अपनी जीप में बैठे और अपनी जीप से हम आगे बढ़े। और आगे जब बढ़े थे, लेखिका कहती है कि उनका सफर जब आगे बढ़ा तो वहां पर उन्होंने फौजी छावनियां देखी, यानी कि जहां पर हमारे आर्मी मैन रहते हैं, जो हमारी सुरक्षा के लिए दिन रात इतनी ठंड में उस जगह पर रहते हैं। सोचिए, हम घर पर रहते हैं, हमें ठंडा लगता है, हम ठंडे पानी से हाथ भी नहीं धोना चाहते, और वो लोग उस बर्फ को पिघला पिघला कर ही अपना काम चलाते हैं, अपना काम करते हैं। ध्यान में आया कि बॉर्डर एरिया है, तो लेखिका कहती है कि उनको लगा कि ये बॉर्डर एरिया है, और इस तरह से काफी सारी चीजें उन्होंने यहाँ पर अनुभव की, काफी सारी चीजें उन्होंने देखी। तो देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग आज का हमारा ये पार्ट था इस चैप्टर का। आपको भी बहुत ज्यादा आनंद आया होगा इसको पढ़ने में, इसको सुनने में, इसको समझने में। और जिन बच्चों ने बिल्कुल ध्यान पूर्वक सुनने का प्रयास किया होगा, अपनी कल्पनाओं को खुला रखकर सुनने का प्रयास किया होगा, उनको अनुभव हुआ होगा कि जैसे वो खुद ही उस बर्फ में कूद रहे हैं। तो बिल्कुल टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में, और साथ ही पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों उत्तर भी डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से हमारा आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।